Hi everyone, welcome to Birscience Academy. So today in this lecture we are going to discuss the current affair of the Hindu of 25th February 2021, and this lecture is presented by me Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birscience Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examinations like BPSC, JPSC, UPPSC and many more government competitive examinations. So let's start this lecture. So first article is related to vaccination for the people who have age of 45 plus and having the comorbidities from March. So in this article it says that second phase of uh, vaccination program was started from March for the people who have age above the 45 and having the comorbidity or having the symptoms similar to COVID-19. So in this, it was said that this vaccination program is free in the government hospitals and having some charges in the private hospitals. So first vaccination program was done for the frontline healthcare workers in the first phase, and the second phase is started for the these people who having the age of 45 year plus and having the symptoms of COVID-19. And if you look a survey, then you will find that India have ranked 75th in terms of COVID-19 vaccine doses administered per 100%. So 100% में जो कितने लोगों को 100% में कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है उसको उसमें अगर रैंकिंग तुम इंडिया को देखोगे तो इंडिया का रैंक 75 है, और अदर नेशंस को देखोगे तो जैसे इसराइल में 87, यूएई में 56, यूके में 27. सो पर पर्सन में इसराइल में 87% को वैक्सीनेटेड किया गया है, यूएई में 56% किया गया, और इंडिया में भी देखोगे तो 0.86, मतलब 100% में 1% को भी अभी ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेटेड किया गया. तो इंडिया का रैंकिंग बहुत ही बिलो है, 75 है. लेकिन अगर तुम देखोगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन वो भी बहुत ह्यूज है, बहुत ही लार्ज है एज कम्पेरिजन टू डिस कंट्रीज जैसे इसराइल, यूएई. इस कंट्रीज में बहुत कम पॉपुलेशन है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, जो कि अब चाइना को ओवरटेक भी कर लेगा. तो इसमें ऐसा बात नहीं है कि इंडिया का परफॉर्मेंस कम है. इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें कम इसलिए है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज है, और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ इंडिया का रैंकिंग जो बहुत ही थोड़ा सा कम है. ठीक है. सो नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं हम लोग. दूसरा न्यूज़ है रिलेटेड टू पौंडीचेरी. सो इसमें बोला गया है कि पौंडीचेरी में प्रेसिडेंट रूल लग गया है. ठीक है. तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव द प्रपोजल बाय होम मिनिस्ट्री टू डिसॉल्व द पौंडीचेरी असेंबली एंड इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ यूनियन टेरिटरी. सो इसमें बोला गया कि नो पार्टी कम टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो मेजोरिटी लूज करने के बाद कोई भी पार्टी कम फॉरवर्ड नहीं है कि हम कॉलिजन गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और उसकी बेसिस पे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लग गया. तो हम लोग इसमें देखना है कि प्रेसिडेंशियल रूल होता क्या है. सो आर्टिकल अगर 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर देखोगे तो इंडियन आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल. सो इट सेज दैट इन अ स्टेट अ प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी लगाए कैन बी invoked if state fail to run as per the constitutional machinery. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से अगर कोई स्टेट नहीं चलती है, ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है. और उसका दो प्रोविजंस क्या क्या है. पहला प्रोविजन है कि इफ स्टेट नॉट रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हिसाब से अगर स्टेट रन नहीं हो रही है तो वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है. दूसरा है कि तुम्हारा if a state fails to comply with the direction of union where union having empowered to make laws. सो कोई भी अगर मैटर है, कोई भी सब्जेक्ट अगर उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उसके बेसिस पे कोई स्टेट को डायरेक्शन देती है कि आप इस लॉ को इम्प्लीमेंट करो या कुछ इस तरह का कुछ करो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको कंप्लाई नहीं करती है तो वहाँ भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है. लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, जो मैटर है वो वो यूनियन के अंडर में होना चाहिए. ठीक है. और अदर भी ग्राउंड हो सकता है, जैसे अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी पार्टी अपना लीडर्स को चूज़ नहीं कर रही कि ये हमारा सीएम है, तो अगर कोई भी पार्टी जो है
अगर उसका मेजॉरिटी लॉस हो जाता है, चाहे अगर पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, या पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन, अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो गया ड्यू टू एनी रीजन, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, एपिडेमिक हो गया, वॉर हो गया, सॉरी। तो जैसे अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। तीसरा जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड टू यूपी असेंबली पासेस बिल ऑन कन्वर्जन अमिड प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन says that marriage is a personal matter of an individual and it is a violation the right to life and right to privacy of the individual, so it is against the fundamental right and it can be declared as unconstitutional. So अगर इस लॉ को अगर तुम देखोगे तो इस लॉ को इनफॉर्मली बोला जाता है कि लव जिहाद लॉ। सो लव जिहाद का क्या कंसेप्ट है? लव जिहाद बेसिकली एक टर्म कॉइन किया गया है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन अगर एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक रिलीजन से बिलोंग करता है, तो अगर वो अनदर पर्सन जो अनदर रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको अगर बाय एनी मीन्स, जैसे फोर्स हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, अलॉरमेंट हो गया, फ्रॉड हो गया, मैरिज हो गया, सो इन सभी मीन्स का यूज़ करके अगर वो उसको ट्राई टू कन्वर्ट हिज रिलीजन, ठीक है, तो उसको लव जिहाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस अभी यूपी में हैं जहाँ एक रिलीजियस पर्सन अपने दूसरे रिलीजियस पर्सन को मैरिज के नाम पर कन्वर्ट करा लेता है और उसमें फिर एक्सप्लोइटेशन होता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। और अगर तुम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को देखोगे तो इससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इस इस केस में 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्रोपोगेट अ रिलीजन डज नॉट हैव इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। सो मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन है तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने जो रिलीजन उसको प्रोटेक्ट करे, उसको प्रमोट करे, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये उसका राइट नहीं है कि वो राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन को फोर्सफुली हो या कुछ अलॉरमेंट देके या कुछ भी ऐसा करके कोई भी मीन्स को यूज़ करके दूसरे पर्सन को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करे। आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, लेकिन आप अपने रिलीजन को दूसरे को अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इस लॉ के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है कि राइट टू चूज अ पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन इज इनहेरिटेड अंडर द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक पर्सन को चूज करना कि वो इररिस्पेक्टिव हो किस कास्ट का, किस रिलीजन का, एक पर्सन का पर्सनल लिबर्टी है, वो उसका पर्सनल लाइफ का डिसीजन है। और इसमें ये पार्ट है फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 21। और ये कोई भी स्टेट का ये पावर नहीं होता कोई भी कि उसमें वो पर्सनल लिबर्टी राइट प्राइवेट लाइफ में वो इंटरफेयर करे। ठीक है, सो इट वायलेट द राइट टू प्राइवेसी और राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, सो इट इज सेड अंडर द एक केस में सलमत अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तीसरा आर्टिकल है रिलेटेड टू पंजाब प्रिजन्स। पंजाब में एक अमेंडमेंट लाया गया है टू प्रिजन एक्ट, ठीक है, टू बूस्ट जेल सिक्योरिटी। सो जेल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो अगर इंडिया का जो मेजर इशू अगर प्रिजन्स का देखोगे तो उसमें बहुत सारे इशूज हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग हो गया, अंडर ट्रायल्स हो गया, ठीक है, लैक ऑफ लीगल एड हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री लिविंग कंडीशन है, टॉर्चर्स होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कस्टोडियल डेथ होता है, और भी बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रिजन्स में इन इंडिया। अगर तुम देखोगे अंडर ट्रायल्स तो 67% जो प्रिजनर्स होते हैं जो कि जेल में होते हैं वो अंडर ट्रायल में होते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड में तुम देखोगे तो 11% होते हैं यूके में, 20% होते हैं यूएस में, 29% होते हैं फ्रांस में। सो इंडिया का जो बहुत सारा जो प्रिजनर्स है जो प्रिजन में होते हैं वो बेसिकली अंडर ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो जो प्रिजन्स का जो जो प्रिजनर में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वो अंडर ट्रायल होते हैं। फिर बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं इनको टैकल करने के लिए, जैसे ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन रिफॉर्म एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये है वो ये बॉडी है जो कि लीगल एड देने का काम करती है। ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर ये आर्टिकल है रिलेटेड टू विंटर पोल्यूशन ऑन द राइज। ठीक है,
इसमें बोला गया है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। सो इसमें बोला गया है कि पोल्यूशन लेवल इन फतेहाबाद ऑफ हरियाणा इंक्रीज बाय 228% इन विंटर 2020, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2019-2020। सो 228% राइज कर है इन PM2.5 पार्टिकुलर मैटर इन द फतेहाबाद हरियाणा। सो इसके कारण क्या है कि एयर में जो पार्टिकुलर मैटर है वो बहुत इंक्रीज गया, जिसके कारण जो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वो इंक्रीज हो गया है। सो एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, ठीक है। सो इसमें इंडिया का जो रिकॉर्ड है हाईएस्ट है ऑन द एनुअल एवरेज PM2.5 कंसंट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड में जो 2019 में जो इंडिया का जो रैंकिंग है फॉर पार्टिकुलर मैटर 2.5 वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और सेकेंडली तुम देखोगे तो इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही वर्स्ट लेवल का हो गया है इन द वर्ल्ड वाइड व्हेन इट कम्स टू PM पार्टिकुलर मैटर 2.5। और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑल्सो लिए गए हैं टू टैकल दिस एयर पोल्यूशन, जैसे नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक इमिशन एंड इन्फ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रीज। सो बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्म्स निकाले गए हैं, फिर स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि एक इंडस्ट्री से इतना ही पोल्यूशन इमिट होया जा सकता है, ठीक है। फिर बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट का कंसेप्ट आया है, फिर इंट्रोड्यूसिंग क्लीनर गैस एनर्जी और फ्यूल्स लाइक CNG है, LPG है, फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ठीक है। फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रैफिक है, जैसे ई-रिक्शा हो गया, फिर बहुत सारे अभी टेस्ला टेस्ला मोटर व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे BS4 से BS6 में हम लोग आ गए सीधे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है US रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो इसमें बोला गया कि US विल सीक टू रिजॉइन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। सो US ने विड्रॉ किया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को 2018 में, और उसने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन पे एक्यूज़ किया था कि वो बायस है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज है जैसे रशिया है, चाइना है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, जैसे वेनेजुएला है, लेकिन उस पर कंट्रीज एक्शंस नहीं लेती, इसलिए इसको बोल के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने UNHRC से बाहर हो गए थे 2018 में। और इस US ने इस भी एक्यूज किया था, अपोजिशन किया था कि वेनेजुएला इन 2019 won the seat of council for 2020-2021 despite criticism of human rights। सो अगर वेनेजुएला को प्रेजेंट कंडीशन में देखोगे तो वहाँ का प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ही ख़राब है, वहाँ बहुत ही जो बेसिक्स कमोडिटीज़ उनका बहुत ही प्राइस हाई है, ठीक है। बहुत वहाँ मिलिट्री ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है, लेकिन फिर भी UNHRC में वेनेजुएला को सीट मिलता है। सो इसको अपोज किया था USA ने। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बेसिकली एक UN का बॉडी है, और इसका काम है प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और ये 3 मैकेनिज्म से काम करते हैं, जैसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, एडवाइजरी कमेटी है एंड कंप्लायंट प्रोसीजर है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है कि इट इज़ अ मैकेनिज्म विच सर्व्स टू असेस ह्यूमन राइट्स सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ऑल अराउंड वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का क्या सिचुएशन है, वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने का टाइम टू टाइम देखने का काम ये बॉडी करती है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। फिर एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी विच सर्व्स एज अ काउंसिल थिंक टैंक, ठीक है। तो ये एज अ थिंक टैंक काम करती है और उसको एडवाइस करती है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमको क्या क्या इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। फिर तुम्हारा तीसरा है कंप्लायंस प्रोसीजर विच अलाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन टू द अटेंशन ऑफ काउंसिल। सो इसका काम है कि अगर कहीं भी वर्ल्ड वाइड एरिया में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उसको इस काउंसिल के नोटिस में लाना है। ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल उसके नोटिस में लाने का काम इस कंप्लायंट प्रोसीजर का है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को अगर तुम देखोगे तो इसमें अभी तक 47 मेंबर्स हैं, और ये रीजनल बेसिस में है, जैसे अफ्रीकन स्टेट्स में 13 है, एशिया पैसिफिक स्टेट में 13 है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट में 6, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट में है, फिर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स में। ये 5 रीजन्स में 40 टोटल 47 मेंबर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, and thanks for listening us, and you can follow us on Facebook
and Instagram, and you can join our Telegram channel. So thanks for listening us, and thank you.